चलिए जी, आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। कल हम लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टी इनकम का चैप्टर स्टार्ट किया था। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। हमने ये कहा था सबसे पहले कि प्रॉपर्टी इनकम आपकी नॉन सेविंग इनकम की एक टाइप होती है। एक इंसान के पास चार नॉन सेविंग्स होते हैं। नंबर वन, एम्प्लॉयमेंट इनकम। नंबर टू, ट्रेडिंग इनकम। नंबर थ्री, पेंशन। और नंबर फोर, प्रॉपर्टी इनकम। हम सबसे पहले प्रॉपर्टी इनकम पे बात करेंगे। हमने ये कहा था कि जब एक इंसान जो है अपना घर या अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर देता है इस तरह से कि उसको हर मंथ रेंट मिल रहा है, कोई पैसे वहां से रिसीव हो रहे हैं, तो वो जो उसकी ये रेंटल इनकम होगी ये उसकी प्रॉपर्टी इनकम के तौर पर क्लासिफाई होगी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम चूंकि फाइनेंशियल एक्ट 24 पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 2024 से और खत्म होगा 5 अप्रैल 2025 पे। यानी इस टाइम पीरियड के दरमियान जो भी आपको प्रॉपर्टी इनकम मिलेगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर हमने ये कहा था कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इनकम जो है वो कैश बेसिस पे क्लासिफाई की जाती है। हम कैश बेसिस, आपको पता है कि जैसे ही पैसे रिसीव हुए उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो हमने ये कहा था कि कैश बेसिस पे जब हम प्रॉपर्टी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम का मतलब होगा कि जो पैसे आपको एज अ रेंट आ रहे हैं, उस रेंटल इनकम से आप माइनस कर दोगे अपने कुछ अलाउएबल एक्सपेंसेस। अलाउएबल एक्सपेंसेस का मतलब है ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने अपनी इनकम से माइनस करने हैं। आपकी इनकम कम हो जाएगी और कम इनकम पर जब टैक्स लगेगा तो वो आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है। तो हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माइनस कर सकते हैं? मेंटेनेंस फी है, एजेंट फी, काउंसिल टैक्स, वाटर, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। ये सारी चीजें हम जो है वन बाय वन रेंटल इनकम से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एंड में आ जाती है असेसिबल इनकम। असेसिबल इनकम बेसिकली वो प्रॉपर्टी इनकम होती है जिस पर हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रॉपर्टी इनकम में जब आप प्रॉपर्टी इनकम से अलाउएबल एक्सपेंसेस का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो टैक्स पर्पस के लिए माइनस हो सकते हैं। तो अलाउएबल एक्सपेंसेस जब आप माइनस करोगे तो तीन एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते: लैंड, कार और बिल्डिंग। ये तीन एक्सपेंसेस आपके अलाउएबल एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जिसमें मैंने आपको यहां बताया था कि अगर आप रिपेयरमेंट कर रहे हो, रिपेयरमेंट का मतलब होगा कि एक चीज घर में मौजूद है, वो खराब हो गई है, आप उसको दोबारा इस्तेमाल की हालत में लेकर आ रहे हो, दैट इज रिपेयरमेंट। तो ये अलाउड हो जाएगा। ठीक है। यानी अगर लेट्स से वो कहता है कि भाई किचन में जो है आपका एक ओवन पड़ा हुआ था, वो खराब हो गया और लैंडलॉर्ड ने वो ओवन रिपेयर करवा दिया और उस पर 50 पाउंड की कॉस्ट आ गई, तो वो जो रिपेयरमेंट करवाई है उसने, ये अलाउएबल एक्सपेंस होगा। ठीक है। रिप्लेसमेंट की बात हमने की थी कि वो ये कहता है कि देखो कोई घर की फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स थे, कोई पाइप्स वगैरह खराब हो गए थे, उसने रिप्लेस कर दिए। तो जब रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो आपने ये देखना होगा कि अच्छा वो जो पुराना पाइप या पुराना जो टैप उसने रिपेयर सॉरी जो हटाया है उसकी कॉस्ट कितनी है और जो नया टैप लगाया है उसकी कॉस्ट कितनी है। फॉर इंस्टेंस पुराने की भी कॉस्ट $10 थी, नए वाले की भी कॉस्ट $10 थी, तो ये 100% रिप्लेस हो गया। ये वाला एक्सपेंस अलाउएबल एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूं। फॉर इंस्टेंस आपने जो चीज रिमूव की है उसकी कॉस्ट थी 20 पाउंड, आपने उसकी जगह जो चीज लगाई है उसकी कॉस्ट है 50 पाउंड। तो इस 50 में से कितना अलाउ होगा? 20। अब 20 तो माइनस कर सकते हो, लेकिन वो जो बाकी 30 बच जाएगा वो आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है। तो याद रखना है जब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो रिप्लेसमेंट हमेशा जो है उसी कॉस्ट पर होनी चाहिए जिस कॉस्ट पर आपका पुराना एसेट या पुरानी जो भी चीज आप हटा रहे हो वो वाली कॉस्ट होगी। रीडेकोरेशन का मतलब है चीज को दोबारा से सेट कर देना, तो ये भी अलाउड होता है। जब वर्ड री आ जाए ना तो समझ जाओ कि ये अलाउड हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने इसमें ये बात की थी कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इन प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है कि घर में फ्रिज नहीं पड़ा हुआ था, आपने किराए पर देने से पहले एक नया फ्रिज खरीद लिया, तो जब नया फ्रिज खरीदा है जो पहले मौजूद नहीं था, तो नई चीज की खरीदने की जो कॉस्ट है वो अलाउएबल एक्सपेंस ट्रीट नहीं होगी।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जो आपने जिसको आप रेंट आउट करना चाहते हो, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने लोन लिया, राइट, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट आप दोगे वो उसका 20% आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी से माइनस कर सकते हो। इसका हम एक क्वेश्चन अभी करते हैं स्टार्ट में, ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए फातिमा, और अली को तो आई होप सो याद होगा सब कुछ। फिर कार माइलेज अलाउंस की हमने बात की थी। हमने ये पढ़ा था कि अच्छा, अगर आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी आप अपने प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज करते हो, तो उस गाड़ी की फर्स्ट 10,000 माइल्स पर आपको 45 पेनीज का अलाउंस मिलेगा, और 10,000 से ऊपर की जितनी भी माइल्स होंगे उसका 25 पेनीज का अलाउंस मिलेगा। अब हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसी चीज को रिवाइज करते हैं, फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी जो है वो स्क्रीन दूसरी नजर आ रही है या नहीं। अच्छा जी, जी बताइएगा, आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? जी अफाक भाई। चले जी। देखें जी, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 है, और इसको हम करते हैं, बड़ी ही आसान सी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है। कहता है ईस्टले एक्वायर्ड 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऑन 1 जून 2024। देखें जी, अब उसकी डेट क्या है? 1 जून 2024 उसकी डेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमने तो स्टार्ट करना होता है अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक, तो इस डेट के दरमियान में हमारे पास डेट आ रही है जून 24। मतलब ये इस प्रॉपर्टी पर हम इस टाइम पीरियड में टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर देखें, वो ये कहते हैं, अच्छा अब दो प्रॉपर्टीज हैं उसके पास, ठीक है, तो हम यहां पर पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी ए। ठीक है, और अच्छा, अब देखें, वो ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी ए इज लेट अनफर्निश्ड फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ £4,000। अच्छा जी, अनफर्निश्ड का मतलब होगा कि उसमें आपने कोई फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया हुआ, ठीक है, और एनुअल रेंट कितना है? 4,000 का। तो देखें, प्रॉपर्टी ए की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट होगी, आपने क्या लिखनी है? आपने यहां पर लिख देनी है रेंटल इनकम। ठीक है, और रेंटल इनकम पूरे साल की कितनी है? £4,000। आपने एज इट इज रेंटल इनकम जो है वो उठा के लिख दी। फिर जी आगे आता है, वो कहता है कि ईस्टले इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अच्छा, ये याद रखिएगा, हम ये किस बेसिस पर कर रहे हैं? हम ये कैश बेसिस पर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने एक्रूवल बेसिस के बारे में बात नहीं की। तो कैश बेसिस का मतलब ये है कि हमने जैसे ही पैसे हमें रिसीव होंगे, उसी वक्त हम जो है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम सर। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, तो आपको आई होप आपने कुछ पीछे के लेक्चर्स जो है वो लिए होंगे। हम प्रॉपर्टी इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम हो सके आपको इसी क्वेश्चन से कल वाली चीजें समझ में आ जाए। अच्छा जी, देखिएगा ठीक। कि रेंटल इनकम जो है हमने रिकॉर्ड कर दी 4,000 की। ठीक है, अब वो ये कहता है कि ईस्ले ने जो है कुछ और एक्सपेंसेस किए हैं। हम ये देखते हैं कि वो एक्सपेंसेस कब किए हैं और कितने के किए हैं, और क्या वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, 20th ये कौन सा महीना होता है? 6 जून का, यस। 20th जून 24 को उसने रिपेयर कर दिया अपना रूफ। 15 जून को कोई स्टॉर्म वगैरह आया था, और वो कितने का रिपेयर किया? 1600 का रिपेयर कर दिया। अब देखो, वर्ड क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? वर्ड यूज हो रहा है रिपेयर, यानी छत ऑलरेडी उस घर पर मौजूद थी, वो छत खराब हो चुकी थी, उसने रिपेयर कर दी। तो ये जो 1600 की आपकी अमाउंट होगी, ये एक अलाउेबल एक्सपेंस होगा। आप इसको लिखोगे लेस रिपेयर £1,600। अब ये बात आपने याद रखनी है, ये रिपेयर्स कब हो रहे हैं? रिपेयर्स तो 20 जून को हो रहे हैं, राइट। आप अब घर कब किराए पर दे रहे हो? जुलाई पर किराए पर दे रहे हो। तो दैट डज नॉट मैटर कि आप रिपेयर
किराए पर देने से पहले कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, द थिंग दैट मैटर इज कि वो रिपेयर्स हो रहे हैं, यानी एक चीज ऑलरेडी घर में मौजूद थी उसी को ठीक किया जा रहा है, तो ये अलाउेबल एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी पूरी रिपेयर की अमाउंट थी वो हम एज अ अलाउेबल एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई कि अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसको आपने रेंट आउट करना है, उसको खरीदने के लिए आपने एक लोन लिया है, उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो इस रेंटल प्रॉपर्टी में से इनकम से माइनस नहीं होगा, बल्कि वो आखिर में जब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा वहां से उसका 20% माइनस होगा। तो इसलिए हमारे पास ये 420 जो है हमारे पास ये वाला, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यहां पर अभी के लिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए वो कहता है रीपेंटिंग एक्सटीरियर। बाहर कोई पेंट शेंट खराब हो गया था, उसने दोबारा से उसको रीपेंट कर दिया, यानी ऐसा उसने कुछ नया काम नहीं किया, उसने पुराने ही काम को ठीक किया। तो अगेन ये जो 485 की रीपेंटिंग होगी, ये आपकी 485 है, 845। 845 है। ठीक है, ये आपकी जो 845 पाउंड्स की जो रीपेंटिंग है ये भी अलाउेबल एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4000 की रेंटल इनकम थी, ये दोनों चीजें माइनस कर दी, तो पीछे हमारे पास असेसिबल प्रॉपर्टी इनकम कितनी आई, जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा। 1555। 1555, ये आपकी पहली असेसिबल प्रॉपर्टी इनकम जो है वो कैलकुलेट होगी। इसी के साथ हम जो है दूसरी बात भी देख लेते हैं, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्टी बी। ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो आपने अलग अलग जो है हर प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करके आखिर में सबको ऐड कर देना है। ठीक है, चलें जी, प्रॉपर्टी बी के बारे में वो बात करता है, तो वो कहता है उसने इसको फर्निश्ड जो है वो किराए पर दिया, यानी सामान वगैरह के साथ किराए पर दिया, और एनुअल रेंट कितना था, 5000 पाउंड्स का एनुअल रेंट था। तो आप सबसे पहले यहां पर लिख दो आपकी रेंटल इनकम कितनी है, वो है 5000 पाउंड्स की। ठीक हो गया। अच्छा, फिर देखो वो ये कहता है इसने क्या क्या काम किए हैं, इसने काम किए हैं अच्छा, इसने जो है कौन कौन से काम किए हैं, सबसे पहले लेटिंग एक्सपेंसेस पेड टू द एजेंट। एजेंट फी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी पैसे आप एजेंट को दोगे वो अलाउेबल एक्सपेंस होगा, आप उसको लेस कर दो और यहां पर लिखो एजेंट फी। ठीक है, और वो कितनी है, वो है 40 पाउंड्स की, एज इट इज वो माइनस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस फॉर द ईयर, याद रखो इंश्योरेंस हमेशा माइनस होती है, ये अलाउेबल एक्सपेंस होता है। ठीक है, घर की जो इंश्योरेंस होती है, तो अगेन वो कितनी है, 585 की। तो इंश्योरेंस इशफाक भाई, 585 की, जी जी प्लीज। रिगार्डलेस ऑफ द पीरियड, राइट? जी जी, रिगार्डलेस ऑफ द पीरियड, क्योंकि कैश बेसिस पढ़ रहे हैं ना, तो कैश बेसिस में तो पे आउट हो गई, कब पे हुई, उसने बोला कि 5 जून को पे हुई, तो 5 जून 2024 को पे हुई, तो वो तुम्हारे टैक्स ईयर में आ रहा है, डजेंट मैटर वो पूरे साल की पे हुई है कि नहीं हुई, बस वो पे हो गई, आप उसको माइनस कर दो, क्योंकि कैश बेसिस में यही होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो ये बड़े मजे की समझने वाली चीज है, वो क्या लिख रहा है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का क्या मतलब है कि ये चीज पहले से घर में नहीं थी, उसने अभी खरीदी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज पहले से घर में मौजूद नहीं है और वो खरीदी जा रही है, वो नई चीज आ रही है, तो ये अलाउेबल एक्सपेंस नहीं होगा। और मैंने आपको ये बात भी बताई, पहले तो बताई थी पुराने लेक्चर्स में, कि जब भी एक चीज टैक्स पर्पस के लिए जो है वो नहीं आती, आप उसको ऐसे नहीं छोड़ते, आप यहां पर लिखोगे कॉस्ट टू फर्नीचर, इसके मार्क्स होते हैं, और आप यहां पर जीरो डालोगे। अगर आपने जीरो नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो याद रखिएगा, टैक्स में जब एक चीज नहीं ऐड की जाती या माइनस की जाती, फिर भी आप उसको लिखते हो और उसकी जगह जीरो पुट करते हो। ठीक है, अब कॉस्ट टू फर्नीचर जीरो हो गई। मैं दोबारा से बताता हूं क्यों जीरो हुई है। इसलिए जीरो हुई है क्योंकि आपने नया फर्नीचर खरीदा है जो कि पहले उस घर में मौजूद नहीं था।
इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट फर्निशिंग, कोई कारपेट शार्पेट समथिंग कोई उसने खरीदा होगा, उसकी वैल्यू भी आप माइनस नहीं करोगे, क्योंकि अगेन ये नई चीज वो खरीद रहा है। तो आप यहां पर लिखो कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट फर्निशिंग, ये भी आप जीरो यहां पर करोगे। ठीक है, अब ये भी आपकी जीरो हो गई। तो अब आप देखें कि आपकी जो रेंटल इनकम थी वो कितनी है। आपकी रेंटल इनकम जो है वो आपकी आ रही है 5000, और 5000 में आपने ये चीजें माइनस कर दी हैं। अब हम जरा थोड़ी सी बात समझते हैं यहां पर, जो मैंने आपको अभी नहीं बताई। अब जरा यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। चल, अब जरा यहां ध्यान से देखें और इस प्रॉपर्टी बी की बात करते हैं। कहता है प्रॉपर्टी बी जो है उसका एनुअल रेंट कितना है, 5000 का। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब वो पेएबल है क्वार्टरली इन एरियर्स। इन एरियर्स का क्या मतलब होगा कि क्वार्टर गुजर जाएगा उसके बाद पे आउट हो रहा है। ठीक है, तो देखो पहला रेंट होगा अप्रैल मई और जून का, ऐसा ही है, यानी हमारा टैक्स ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अप्रैल मई और जून का टैक्स कब पे किया होगा, उसने जून में पे किया होगा। उसके बाद जुलाई अगस्त और सितंबर, इसका रेंट उसने पे किया होगा सितंबर में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर का रेंट उसने इसका पे किया होगा रेंट उसने दिसंबर में। और फिर आ गया जनवरी फरवरी मार्च। देखो वो ये कह रहा है कि जो पैसे 31 मार्च को मिलने थे वो पैसे कब तक रिसीव नहीं हुए, 15 अप्रैल तक रिसीव नहीं हुए। मैंने आपको ये बात बताई है, आपका टैक्स ईयर कब स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल से लेकर 2024, और ये स्टार्ट होता है खत्म होता है 5 अप्रैल 2025, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म या अपनी आसानी के लिए लिख सकते हो अप्रैल 24 से स्टार्ट होता है और मार्च 25 में खत्म होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अप्रैल मई और जून, इसका रेंट कब मिला होगा, 31 जून को मिला होगा, ऐसा ही है। फिर जुलाई अगस्त और सितंबर का रेंट कब मिला होगा, 31 सितंबर को मिला होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका रेंट कब मिला होगा, 31 दिसंबर को मिला होगा। और जनवरी फरवरी और मार्च, इसका रेंट कब मिलना था, इसका रेंट मिलना था 31 मार्च को। लेकिन 31 मार्च की जगह रेंट कब मिल रहा है, 15 अप्रैल को। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 15 अप्रैल 2025 वाली जो डेट है, क्या वो हमारे इस टैक्स ईयर में आ रही है या नहीं आ रही। नहीं। जी उस्मान और फातिमा, आपको समझ में आ रहा है कि देखें ये जो 15 अप्रैल की जो डेट है ये हमारी इस वाले टैक्स ईयर में नहीं आ रही। इसका क्या मतलब है कि जो 15 अप्रैल को जो हमें पैसे मिलेंगे वो कब चार्ज होंगे, वो तो अगले साल में या अगले टैक्स ईयर में चार्ज हो जाएंगे। राइट, तो हमने कितने पैसे लेने हैं, तो देखो Q1, Q2, Q3, हमने सिर्फ 3 क्वार्टर की इनकम को चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, 5000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो बताएं जी कितनी रेंटल इनकम आ रही है। 3750। 3750। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो आपकी रेंटल इनकम 5000 नहीं होगी, कितनी होगी, 3750 होगी। यहां तक आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब 3750 में से आप अपनी ये दोनों अलाउएबल एक्सपेंस माइनस करें और अपनी असेसिबल प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करें फॉर द प्रॉपर्टी बी। 3125। 125। अच्छा जी, अब देखें प्रॉपर्टी ए की जो इनकम थी वो थी आपके पास ये और ये, इन दोनों को ऐड करें और आप मुझे अपनी टोटल प्रॉपर्टी इनकम जरा बताएं। 4680। जी यहां तक आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया फातिमा और उस्मान। जी सर। यस सर। चलो जी,
ठीक हो गया। चलें, तो ये जो थी हमने बातें कल पढ़ी थी, थोड़ा सा हमने इसको रिवाइज भी कर दिया। ठीक है, अब हम आज का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। हम बात करते हैं, आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब ने पढ़ी होगी, और आपने एक वर्ड जरूर जो है वो पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं लीज। ऐसा ही है? तो जरा उस्मान बताइएगा लीज क्या होती है। सर यानी कि रेंट पे कोई चीज़ लेना, या फिर इस तरह लेना कि एंड पर आपके पास वो चीज़ आ जाए, लाइक आपकी प्रॉपर्टी आ जाए एंड पे। हाँ, समहाउ ठीक हो गया। ठीक है, तो लीज इज लाइक कि आप कोई चीज रेंट पे ले रहे हो और एक जरा लंबे अरसे के लिए ले रहे हो। ठीक है, तो आप वो लंबा अरसा कौन सा होगा, 30 years 40 years, तो बड़े मतलब बड़े अरसे के लिए आप जब एक चीज लेते हो तो दैट वी कॉल इज लीज। लीज किसके दरमियान होती है? लीज आपकी जो है वो याद रखिएगा लैंडलॉर्ड। अब क्योंकि हम प्रॉपर्टी इनकम बात कर रहे हैं तो हम एसेट्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी लीज पे ले ली है उसके लैंडलॉर्ड से, तो लैंडलॉर्ड और किसके दरमियान ये लीज एग्रीमेंट होगा? ये लैंडलॉर्ड एंड उसके टेनेंट के दरमियान जो है वो लीज एग्रीमेंट होगा। लैंडलॉर्ड हम अज्यूम कर लेते हैं पार्टी ए है, और टेनेंट कौन है? पार्टी बी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखें, फॉर इंस्टेंस हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लैंडलॉर्ड था उसके पास एक घर था। ठीक है, एक टेनेंट आया और उसने कहा कि भाई आप जो है ना अपना घर मुझे 40 years के लिए दे दें। तो 40 years एक बहुत बड़ा अरसा होता है, राइट? तो लैंडलॉर्ड ने उसको ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 40 years के लिए अपना घर रेंट पे दे दूंगा, लेकिन क्योंकि ये टाइम इतना ज्यादा है तो इस घर को 40 years पर रेंट के पर लेने के लिए तुमने मुझे एक प्रीमियम पे करना होगा, जिसको हम कहते हैं लीज प्रीमियम। तो लीज प्रीमियम आप बिल्कुल यूं समझ लें कि जब आप एक चीज इंस्टॉलमेंट्स पे लेने चाहते हैं तो उसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन पेमेंट होती है ना, आप कोई भी अपार्टमेंट ले, कोई भी बैंक से कोई भी गाड़ी वगैरह रेंट पे ले, तो उसकी कुछ डाउन पेमेंट होती है 20% 25%। तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो ये कहता है कि यार आप मुझे कुछ इसकी डाउन पेमेंट कर दो। तो वो जो डाउन पेमेंट होती है ना वो आपका लीज प्रीमियम होता है। ठीक है, लीज प्रीमियम जो है आप यूं कह लो कि ये आपकी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इनकम है। ये अपने साथ प्लीज लिखें सारा। ठीक है, अपने साथ इसको जरूर नोट्स वगैरह बनाएं, ये चीजें फिर बाद में भूल जाती होती हैं। ठीक है, तो देखो पहली प्रॉपर्टी इनकम हमने कौन सी पढ़ी, जिस जो अभी तक हमने बात की थी, दैट इज रेंटल इनकम। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी इनकम मैं आपको कौन सी पढ़ा रहा हूं? लीज प्रीमियम। तो याद रखना कि पहली होती है रेंटल इनकम, दूसरी होती है लीज प्रीमियम। लीज प्रीमियम क्या होता है? जब एक बंदा एक लैंडलॉर्ड से घर किराए पर लेने जाता है लंबे अरसे के लिए तो वो शुरू में कुछ पेमेंट कर देता है जिसको लीज प्रीमियम कहते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनकम है तो लीज प्रीमियम आपकी टैक्स अथॉरिटी कहती है कि ये क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल का मतलब है इस पर टैक्स लगेगा, लेकिन साथ वो ये भी कहती है कि हम एनकरेज करते हैं लैंडलॉर्ड्स को कि वो अपने घर रेंट पर दें। इसको एनकरेज करने के लिए आपके लीज प्रीमियम के कुछ हिस्से पर टैक्स लगता है और कुछ हिस्सा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो हम इसका मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, पहले वो फॉर्मूला लिखें, फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये फॉर्मूला समझाता हूं। तो आपने नंबर 3 हेडिंग देकर लिखनी है प्रीमियम असेसिबल। जिस प्रीमियम या जितनी प्रीमियम की अमाउंट पर टैक्स लगेगा उसको हम कहेंगे प्रीमियम असेसिबल। और प्रीमियम असेसिबल का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो भी प्रीमियम आ रही है, जो भी प्रीमियम अमाउंट है, ठीक है, आप उस प्रीमियम अमाउंट को यहां लिखो, उसमें से आपने लेस कर देना है। क्या लेस करना है? प्रीमियम अमाउंट। अब मैं सिर्फ प्रीमियम लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय n-1। तो इसको हम जरा यूं बड़ी ब्रैकेट में कर देते हैं ये। ठीक है जी, आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय n-1। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आप यहां पर माइनस कर दो। आखिर में जो यहां पर आपकी वैल्यू आ रही होगी
ये आपकी क्या होगी, ये बेसिकली आपकी प्रीमियम असेसिबल होगा। और ये प्रीमियम असेसिबल क्या होगी, इस पर आपको क्या देना होगा, इस पर आपको टैक्स देना होगा। तो जिधर आपने वो ऊपर रेंटल इनकम कैलकुलेट की थी ना, असेसिबल प्रॉपर्टी इनकम, उसमें ये प्रीमियम असेसिबल जाके ऐड हो जाएगा। इसको जरा लिखें, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूं कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। अफाक भाई, जी जी प्लीज बोलें। ये जो प्रीमियम एक्सेसिबल है ये टोटल प्रॉपर्टी इनकम में ऐड होगा, राइट? एग्जैक्टली ये ऐड हो जाएगी। पहली इनकम थी रेंटल इनकम, ठीक है, जो ऊपर हमने कैलकुलेट की। दूसरी है प्रीमियम असेसिबल। ये दो तरह की इनकम्स आपकी ऐड होकर इन पर आपको टैक्स देना, ठीक है। जी। चले जी, अच्छा जी, अब हम जरा एक सिनेरियो देख लेते हैं और हम देखते हैं कि कैसे एक लीज प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो अब देखें जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मिस्टर ए है, और मिस्टर ए आपको याद होगा कि वो लैंडलॉर्ड है, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, जो मिस्टर बी मैंने आपको बताया था कि आपका टेनेंट है, उसने अपना घर जो है वो 40 years के लिए जो है वो लीज पर दे दिया है मिस्टर बी को। और क्योंकि 40 years एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को कि देखो भाई, तुम मुझे जो है ना £20,000 का प्रीमियम पे कर दो। तो मिस्टर बी ने अग्री कर लिया, और मिस्टर बी ने £20,000 का प्रीमियम भी पे कर दिया। अब एच एम आर सी क्या है, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। जिस तरह पाकिस्तान का एफबीआर है, यूके की हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स है, उसने ये कहा कि देखो, हम अप्रिशिएट करते हैं तुमने घर उसको किराए पर दिया, इस वजह से हम पूरे 20,000 पे तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, इसके कुछ से हिस्से पर टैक्स लेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने प्रीमियम असेसिबल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लिखो प्रीमियम कितना था, 20,000 का, उसमें से माइनस कर दो क्या जो अभी फॉर्मूला लिखवाया था, दैट इज प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2% मल्टीप्लाई बाय एन। एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए प्रीमियम था, 40 years के लिए, -1 ब्रैकेट क्लोज, देन ये वाली ब्रैकेट, सॉरी, देन ये वाली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आप पहले इसको सॉल्व करें, फिर इस पूरे को सॉल्व करें, फिर इस वाले को सॉल्व करें। जो भी आंसर आया इस 20,000 में माइनस करके मुझे आंसर बताएं कि मेरा फाइनल आंसर जो है वो क्या आ रहा है। 4,400। जी, फातिमा आपका भी यही आ रहा है, और उस्मान आपका भी यही आ रहा है, 4,400। जी सर। जी सर। अच्छा, तो आंसर आ गया 4,400। इसका मतलब है कि आपको टैक्स किस पर देना होगा, आपको टैक्स 4,400 पर देना होगा, पूरे 20,000 पर टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, अगर एमसीक्यू आया ना तो वो दो तरीके से आ सकता है। एक वो आ सकता है कि मुझे बताओ मेरी प्रीमियम असेसिबल कितनी है, दैट इज 4,400। दूसरा वो पूछ सकता है कि मुझे बताओ कि मेरी टैक्स एग्जेम्प्ट प्रीमियम कितना है। तो टैक्स एग्जेम्प्ट प्रीमियम जो है मेरे पास कितना बन जाएगा, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा। 20,000 में से 4,400 माइनस करें। 3,600। तो देखो, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है, 15,000। सॉरी, 15,000। अच्छा 15,600, ठीक है जी। एक क्वेश्चन में वो पूछ सकता है मुझे प्रीमियम असेसिबल बताओ, दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ सकता है मुझे टैक्स एग्जेम्प्ट प्रीमियम बताओ। तो आपको दोनों तरीके से कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है जी। मुझे बताइएगा आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई, और आपको समझ में आया कि ये लीज और लीज प्रीमियम क्या होता है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो हम इसके सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सर ये 2% कहाँ से है? सॉरी, ये 2% कहाँ से है? ये 2% जो है एचएमआरसी ने अपनी एक परसेंट जो है वो हमें दी हुई है, और ये हमने एज इट इज एज अ कांस्टेंट यूज करना होता है। ये जब मैंने पढ़ा था टैक्स उस वक्त से ये 2% ही कैरी आउट हो रही है, तो ये एज अ कांस्टेंट हमें एचएमआरसी ने दिया हुआ है।
तो 40 ईयर्स के अंदर हमने सिर्फ 4400 के ऊपर ही टैक्स पे करना है। नहीं नहीं, आपको प्रीमियम कब मिलेगा? प्रीमियम राइट नाउ मिल रहा है। जैसे आपने अभी उसको घर दे दिया ना किराए पर, उसने फौरन आपको 20,000 रुपए दे दिए। आपको मिले कितने? 20,000 रुपए। लेकिन आप टैक्स कितने पे दोगे? 4400 पे आज टैक्स दोगे। यानी जब आप टैक्स अपना कैलकुलेट करोगे ना, तो आपने 4400 पे टैक्स देना, बाकी इस पर कोई टैक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा, वो तो। अफाक भाई, जी जी। ये जो सेकंड स्टेप जो है जिसमें हमने जो 20,000 है इसको मल्टीप्लाई किया 2% से एंड देन हम्म। मल्टीप्लाई किया 39 से, जी तो जी। इसके जो आंसर आएगा हम उस प्रीमियम अमाउंट से लेस करेंगे फिर। जी, आपका ये जो पूरा आंसर आएगा ना, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2% इंटू 40 - 1, इसका जो आंसर आएगा उसको 20,000 से माइनस कर दोगे। ठीक है। ठीक है, तो आंसर यही बनेगा ना, 15,600 ही आंसर बनेगा, तभी तो 4400 आया, राइट? तो 15,600 पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, 4400 पर आपको अभी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? जी। चलें, अब हम इसकी जो है वो एक क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं, फिर हम इस पर आगे चलते हैं। अच्छा जी, चलें। देखिए जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, कैप्लन बुक वाली स्क्रीन। ठीक है, उस पे एक इलस्ट्रेशन जो है वो दी हुई है। और वो इलस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से है कि देखें, वकाना ग्रांटेड अ 21 ईयर लीज टू चार्ल्स। वकाना आपका लैंडलॉर्ड हो जाएगा और चार्ल्स आपका टेनेंट हो जाएगा। 1 जुलाई 2024, तो 1 जुलाई 2024 आपके करंट टैक्स ईयर में आ रही है, तो इस पर हम अपनी मतलब इसको हम अपनी टैक्स वर्किंग में इंक्लूड करेंगे फॉर अ प्रीमियम ऑफ 10,500। अच्छा जी, तो देखो बड़ा ही आसान सा है कि उसने 10,521। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, सिंपल। आपने लिख लो यहां पर प्रीमियम असेसिबल। कितना प्रीमियम था? 10,500 का प्रीमियम था। माइनस कर दो ब्रैकेट 10,500 माइनस, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 2%, मल्टीप्लाई बाय एन था 21। ठीक है, -1, और एक ब्रैकेट यहां क्लोज हुई, एक इधर क्लोज हुई, और एक ये। इसको आप सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रीमियम असेसिबल हो जाएगा, यानी उस पर आपको टैक्स देना होगा। बाकी ये वाली जितनी भी वर्किंग होगी, ये आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई? और इसका जरा आंसर भी मुझे कैलकुलेट करके बताएं प्लीज। प्रीमियम एक्सेसिबल बताना है, राइट? जी जी, प्रीमियम असेसिबल ये आपने कैलकुलेट करने हैं। मेरा जो फाइनल आंसर है वो है 4,200। 4,200। उस्मान, आपका भी यही आंसर आ रहा है? यस सर। ठीक है, फातिमा, आपका भी यही आंसर आ रहा है? जी सर। चलें जी। चलें जी, आगे चलते हैं। आसान सी चीजें हैं, प्रॉपर्टी इनकम, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन योर टैक्स। आप इसकी जल्दी से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 करें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। मुझे तीनों इसका आंसर बताएं, फिर हम इसके सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। जल्दी से ये कैलकुलेट करें, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 प्लीज। अफाक भाई, 17,160। 17,160। अच्छा जी, बाकी आप दोनों भी कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइएगा।
अफाक में एक क्वेश्चन था। जी जी प्लीज पूछो। अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि टैक्स एग्जाम प्रीमियम है तो हमने ये जो फॉर्मूला है ये परफॉर्म यस करना है। यस यस, और बहुत अगर कम वो पूछता है। हमसे बहुत कम अच्छा, पूछेगा, लेकिन वो ज्यादातर आपसे प्रीमियम असेसिबल ही पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें प्रीमियम अमाउंट से ये फॉर्मूला से जो भी जी। वैल्यू आएगी उसको लेस करके तो यस वो यस। आंसर। जी जी बिल्कुल। जी जी सर, मेरा भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है जी। जी उस्मान बताइएगा। सेम आंसर सर। चलें जी, ठीक है। आई होप सो एटलीस्ट आप लोगों को फातिमा और उस्मान लीज प्रीमियम का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलें जी, अब हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जरा बता दूं कि अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी है। सबसे पहले हमने अभी प्रॉपर्टी इनकम में बात की है रेंटल इनकम की, ठीक है। और सेकंड हमने क्या बात कर दी है, हमने बात कर दी है अपने लीज प्रीमियम की, ठीक है जी। तो दो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इस चैप्टर में हो चुके हैं। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, इसको कहते हैं रेंट अ रूम रिलीफ। बड़ा ही मजे का कॉन्सेप्ट है ये। अब देखें जी, यूके में ऐसा होता है, आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो वहां की फैमिलीज होती है ना, वो अपने घर में रह भी रही होती हैं, और घर का एक रूम जो है ना, वो किसी बैचलर को रेंट पे उन्होंने दे दिया होता है, या किसी गेस्ट को जो है उन्होंने रेंट पे दे दिया होता है। राइट, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें एक फैमिली अपने घर में रह भी रही है, ठीक है, और साथ ही साथ उस अपने ही उस घर का एक रूम की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। अपना उस घर का एक जो रूम है वो रेंट पर दे दिया है। तो HMRC ये कहता है कि ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने किसी की हेल्प की और आपने अपने घर का एक रूम जो है वो रेंट आउट कर दिया है। अब उसके लिए एक सिचुएशन ये होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, और वो 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सबसे पहला है कि यू मस्ट बी, ये अपने पास लिख लें, ये अक्सर आ जाते होते हैं। यू मस्ट बी लिविंग इन द हाउस। आपने उस घर में जरूर रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घर खाली का हो जाए और घर का एक रूम जो रेंट, फिर रूम रेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो है वो है कि रूम मस्ट बी फर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब क्या है कि उसमें सामान वगैरह यानी फर्नीचर वगैरह जरूर होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि रूम रेंट रिलीफ तब आपको मिलेगा जब आप अपने उस घर में रह रहे हैं, उस घर का एक रूम आपने रेंट पे दे दिया है और वो रूम फर्निश्ड भी है, ठीक है जी। तो मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है ये बात समझाता हूं। तो आप यूं इसको समझ लें कि फॉर इंस्टेंस दो इसमें आपने तरीके करने होंगे। आपने एक होगा इसका नॉर्मल वे, आप इसी तरह इसको लिखें, और एक होता है इसका रिलीफ वे, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ये होता कैसे। मैं ये अज्यूम करता हूं कि मुझे जो रेंट आया है ना उस रूम से, वो आया है 10,000। अच्छा, ये हम पूरे साल की बात करते होते हैं, ठीक है, ये एक महीने का रेंट नहीं होता। हम बात करते हैं कि नॉर्मल वे में मुझे उस महीने उस रूम का पूरे साल का रेंट आ गया 10,000। यहां पर भी सेम सिचुएशन है। उस रूम का रेंट मुझे कितना आया, 10,000 आ गया, ठीक है। लेकिन पूरे साल जो रूम यूज हुआ, तो मुझे उस रूम पे कुछ खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना। हो सकता है उस रूम के बंदे ने कोई रिपेयर्स मांग लिए हो, कोई रीडेकोरेशन करनी हो, कभी हो सकता है पानी का नलका खराब हो गया हो, ठीक है, कोई टाइल शाइल खराब होगी हो। तो पूरे साल में जो मैंने एक्सपेंस किए हैं ना उस रूम के, अज्यूम करता हूं कि वो एक्सपेंस थे मेरे 4,000 के, ठीक है। तो मेरे पास मेरी इनकम कितनी आई, मेरी प्रॉपर्टी इनकम भी कह लो, रूम इनकम कह लो, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, वो आ गया 6,000 का, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं, 10,000 हमें उस रूम से पैसे मिले, और 4,000 का हमने उस पर खर्चा कर दिया। 6,000 रुपए जो है हमें एज जो प्रॉपर्टी इनकम है वो हमारी क्लासिफाई हो जाएगी। लेकिन यहां पर आ जाता है रेंट आ रूम रिलीफ। रेंट अ रूम ये रिलीफ ये कहता है कि देखो, क्योंकि
सॉरी, क्योंकि आपने जो है एक कमरा किराए पर दिया है, एक बंदे की हेल्प की है, तो हम आपको यानी HMRC ये कहती है कि रेंट आ रूम रिलीफ हम आपको देंगे 7,500 का। यानी आप 7,500 रुपए तक का एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। डज नॉट मैटर कि आपका एक्सपेंस 4,000 का हुआ है कि 5,000 का हुआ है। तो देखो, आपको 7,500 का रिलीफ मिल गया, तो आपकी प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ जाएगी? ये बन गया 2,500 रुपए। ठीक है। तो HMRC ये कहता है कि रिलीफ वे और नॉर्मल वे में जो भी लोअर अमाउंट होगी ना, उस पर आपको टैक्स देना है। तो लोअर अमाउंट कितनी है? 2,500। आपने 2,500 पे टैक्स देना है। मैं दोबारा बताता हूं। HMRC आपको रेंट अ रूम रिलीफ 7,500 तक का अलाउ करता है, और वो ये कहता है कि देखो, आपने जो रूम रेंट पे दिया है उस पर हम आपको पूरे साल का 7,500 रिलीफ देंगे। अगर आपके एक्सपेंसेस इस रेंट अ रूम रिलीफ से कम है, तो आप अपना रेंट अ रूम रिलीफ 7,500 क्लेम करो, अपनी इनकम को रिड्यूस करो और इस पर कम टैक्स पे करो। देखो ना, 6,000 पे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाता, लेकिन हम 2,500 क्लेम करेंगे क्योंकि ये लोअर है, इस पर आपको कम टैक्स देना पड़ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आप तीनों को? ये यस जो सर। रेंट रूम रिलीफ है, ये 7,500 फिक्स अमाउंट है। ये फिक्स अमाउंट है। ये आपको आपके टैक्स कैलकुलेशन जो आपको प्रोफॉर्मा दिया जाएगा पेपर में, उसमें ये इंक्लूड होती है। ना भी याद रही तो वहां से आप इसको देख सकते। ठीक है। अब देखें, एक और इसका मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। अब मैं जरा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा। नॉर्मल वे और रिलीफ वे, आपने इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशंस करनी होंगी। ठीक है। जब भी रेंट अ रूम का MCQ आता है ना, आपने इसी तरीके से दोनों कैलकुलेशंस करनी है, कोई एक कैलकुलेशन नहीं करनी आपने। हम यहां अज्यूम करते हैं कि रेंट हमारे पास अगेन 10,000 है। ठीक है। और एक्सपेंस मैं अज्यूम करता हूं मेरे पास 9,000 हो गया। ठीक है। तो मेरे पास इनकम कितनी आएगी? 1,000 की। ऐसा ही है। रिलीफ पे में मैं अगर जाऊं तो वहां पर भी सेम रेंट जो है वो मेरे पास आ जाएगा 10,000 का। ओहो, 1 सेकेंड। 10,000 का। ठीक है। और रिलीफ मुझे कितने का मिलेगा? 7,500 का। तो ये कितनी अमाउंट बन गई? 2,500 की इनकम। और इधर कितनी बन गई? 1,000। अब अगेन यहां पर HMRC क्या बोलेगा? भाई बेशक आपका रिलीफ वे में 2,500 रुपए बनते हैं, लेकिन आपने रेंट किस पे देना है, सॉरी टैक्स किस पे देना है? टैक्स आपने लोअर पे देना होगा। तो इस बार लोअर कौन सा है? 1,000। तो आपने लोअर पे टैक्स देना होगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? जी। चलें जी, आगे चलते हैं। एक और इसका सिचुएशन देख लेते हैं। ये आप सिचुएशन अपने पास लिख लें, आपको याद रह जाएगा। ठीक है। एक और सिचुएशन है। नॉर्मल वे में आपका रेंट जो है वो 10,000 है। आपके एक्सपेंसेस जो है वो 12,000 है। आपको लॉस कितने का हो रहा है? 2,000 का। ठीक है। रिलीफ वे में आ जाते हैं। रिलीफ वे में आपको रेंट 10,000 का मिल रहा है। आपको रेंट रूम रिलीफ जो है वो 7,500 का मिल रहा है। और आपको इनकम कितने की मिल रही है जी? 2,500। अब यहां पर कौन सा लोअर होगा? 2,000 का लॉस लोअर होगा। तो आपने इस पर टैक्स नहीं देना, बल्कि आपको उल्टा टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। 2,000 का लॉस आपको क्लेम करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई तीनों को? वापस रिपीट कर देंगे फाक भाई? जी देखें, अगर आपको किसी साल में आपने रेंट जो है वो 10,000 लिया, ठीक है, और आपको फॉर इंस्टेंस लेट्स से एक्सपेंस 12,000 का हुआ, यानी आपको लॉस हो गया 2,000 का। तो इस केस में, रिलीफ के केस में, तो आपकी 2,500 की इनकम बन रही है, लेकिन हकीकत में तो आपको 2,000 का लॉस हुआ है। तो HMRC बोलेगा आप लॉस को क्लेम करो, आप इनकम नहीं क्लेम करो। यानी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उल्टा हम आपको टैक्स जो है वो रिलीफ दे देंगे। क्योंकि मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि लॉस जब भी आपका आता है ना, आपको टैक्स रिलीफ मिल जाता है, तो उस पर हमें भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि जब आपको लॉस आ जाएगा ना अपने प्रॉपर्टी इनकम में, यानी प्रॉपर्टी लॉस जब आपको होगा, फिर आपने वो लॉस क्लेम करना होगा। फिर आपको रिलीफ नहीं, इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
यहाँ तक तीनों को बात समझ में बेसिकली आ गई? टैक्स रिसीवेबल, जी जी प्लीज बोलें। बेसिकली टैक्स रिसीवेबल होगा। हाँ, टैक्स टैक्स रिफंड हो जाएगा, आपको टैक्स क्लेम आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। टैक्स रिसीवेबल नहीं होगा, टैक्स क्लेम होता है। ठीक है, रिसीवेबल का वर्ड नहीं हम यूज करते, हम टैक्स क्लेम का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आप दोनों को समझ में आ गया, फातिमा और उस्मान? जी सर। जी सर। चलें जी। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। और अच्छा, इसका तो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया ही नहीं हुआ। चलो, मैं आपको दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे लिखता हूं, आप उनको सॉल्व करके मुझे बताओ कि दोनों के केस में किस पर आपको टैक्स देना होगा, और फिर जो है हम इस पर आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वन जो है वो है कि आपको रेंट जो है वो मिल रहा है 15,000 का, और आपको एक्सपेंस जो है वो है 6,000 का, और आपका जो क्वेश्चन टू है वो है आपको रेंट मिल रहा है 3,000 का, और आपको एक्सपेंस जो है वो मिल रहा है 4,000 का। तो आप मुझे बताएं कि इसमें मैं नॉर्मल वे पर टैक्स दूंगा या रिलीफ वे में, और यहाँ पर भी बताएं कि नॉर्मल वे पर टैक्स मिलेगा दूंगा या रिलीफ वे में। आप ये कैलकुलेट करें और फिर मुझे ये चारों आंसर्स वन बाय वन जो है वो बताएं। ठीक है। सर रिलीफ एक्सपेंस कहाँ तक, 7500 तक किया? 7,500 की फिक्स्ड अमाउंट होती है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव आप जितनी ठीक है। मर्जी इनकम कमाओ, 7,500 फिक्स होगा। अफाक भाई, क्वेश्चन वन का जो आंसर है वो है RW पे है, लोअर ऑफ जो है 7,500। अच्छा जी, फातिमा आप भी बताएं जी, क्वेश्चन मैंने वन जो का नॉर्मल आंसर। वे में है। जी जी फातिमा सर, बताइएगा। 7500। ठीक है, और नॉर्मल वे का बताइएगा कितना है? 9,000। ठीक है। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि आपको टैक्स किस पे देना पड़ेगा? रिलीफ वे में, यानी 75। ठीक है। उस्मान क्वेश्चन टू का बता दें जरा प्लीज। सर रिलीफ में नहीं देना पड़ेगा। नहीं नहीं, अमाउंट्स पहले बताइएगा क्या आ रही है। न्यू वे के अंदर 9000 और रिलीफ वे के अंदर 7500। नहीं नहीं, क्वेश्चन टू का। जिससे क्वेश्चन नंबर 2 पे गया। क्वेश्चन ओ टू का मतलब, क्वेश्चन टू की तो रेंट ही 3,000 है। यस सर, सॉरी, वो गलती गलती से बता दिया। 1000 होगा लॉस न्यू वे के अंदर। अच्छा, न्यू वे में और लॉस आ गया, ठीक है, और रिलीफ में? जी जी उस्मान बताइए, रिलीफ में? 4500 लॉस आ जाएगा। 45 नहीं। अच्छा, ये देखो, ये बात मैं आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि देखो, रेंट कितना है? 3,000। रिलीफ कितना है? 7,500, राइट? तो ये लॉस नहीं क्रिएट करेगा। आप रिलीफ को 3,000 कर दोगे, ये जीरो हो जाएगा। तो रिलीफ आपका यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब जीरो बड़ा है, सॉरी जीरो ज्यादा है, या लॉस ऑफ 1,000, तो लॉस ऑफ 1,000 जो है वो लोअर है। ठीक है। तो याद रखना, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जब आपकी जो इनकम है वो रिलीफ से कम होगी तो लॉस नहीं क्रिएट होगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिलीफ इज समथिंग कि जो हमें मिल रहा है, राइट? तो हम उसमें लॉस नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है। जी सर, ठीक। ठीक है। समझ में आ गया तीनों को यहां तक? यस सर। चलो चलो, अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो, हमने बात कर ली रेंटल इनकम की, हमने बात कर ली लीज प्रीमियम की, हमने बात कर ली रेंट अ रूम की। अब हम एक छोटी सी बात करने हैं, और ये है FHL। इसको हम पढ़ते हैं फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स। इसके बारे में आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखवाता हूं, ज्यादा प्रैक्टिकल इतना नहीं है इसमें।
पहले था लेकिन अब जो है आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो बस 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे और फिर हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो अपने पास लिखना स्टार्ट करें, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स। अच्छा देखें, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स जो है वो क्या होता है। फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स जो है, आपने एयरबीएनबी का नाम सुना होगा, जिसमें लोग क्या करते हैं, जब लोग जो हैं वो घर पे नहीं होते 10 दिन के लिए या 1 वीक के लिए, तो वो अपने घर को एयरबीएनबी पे कर देते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक पे एड्स आते हैं कि आई एम मूविंग टू माई होम कंट्री फॉर दिस समर, सो माई अपार्टमेंट इज अवेलेबल फॉर 2 मंथ्स ओनली। तो जब लोग छुट्टियों के दिनों में अपने घर को अनयूजुअल रेंट करते हैं, नहीं वो नॉर्मली रेंट पे नहीं होता उनका घर, बस कुछ टाइम के लिए 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स जब वो रेंट पे कर देते हैं और घर को फर्निश घर को रेंट पे करते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग। तो याद रखना कि फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग अलग चीज है, प्रॉपर्टी इनकम अलग चीज है। प्रॉपर्टी इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो तब यूज होता है जब आपका घर है ही रेंट पे फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, जिसको हम FHL कहते हैं, ये तब यूज होता है जब आप अपने घर को सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए छुट्टियों में रेंट आउट जो है वो करो। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जरा कॉन्सेप्ट लिखिएगा, तो मैं आपको जरा लिखवाता हूं, तो लिखें द लेटिंग इज कमर्शियल। ये कमर्शियल पर्पस के लिए होगी, जिसमें मैंने आपको बताया रेंट पर्पस के लिए। ठीक है, एंड फॉर realization of profit for specific time period। ठीक है जी, तो फर्निश हॉलीडे लेटिंग कमर्शियल पर्पस के लिए है, ऑब्वियसली आपको इसे रेंट आएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी कंडीशंस आपने देखनी है कि कैसे हम इसको प्रॉपर्टी इनकम से सेपरेट करेंगे, तो कंडीशन जरा लिखिएगा। अच्छा, कंडीशन नंबर 1 आप जो है वो लिखें कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग है तो फिर ये कितने दिन के लिए जो है पर ईयर होना चाहिए। तो आप यूं लिखो कि एट लीस्ट शुड बी रेंट फॉर 210 days अ ईयर। ठीक है, अगर ये एटलीस्ट 210 days इन अ ईयर रेंट आउट हो रही है तो फिर ये फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग क्लासिफाई होगी। अगर इससे कम हो रही है तब भी प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी क्लासिफाई होगी, और अगर इससे जो है वो ज्यादा हो रही है तो फिर भी आपकी रेंटल प्रॉपर्टी में क्लासिफाई होगी। ठीक है, तो याद रखना कि फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग जो है ना, इसका एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 210 days को अगर मैं डिवाइड करूं 30 पे, तो ये कितने महीने बन जाते हैं, 210 days डिवाइडेड बाय 30, 7 months, यानी ऑलमोस्ट 7 months के पीरियड के लिए जो है ना, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हो तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और भाई वो पॉइंट वापस रिपीट कर दें कि अगर लेस हो या ग्रेटर हो तो उस सूरत में क्या होगा फिर? अच्छा देखिए, अगर आपकी ये कम अरसे के लिए आपने रेंट आउट किया है तो फिर ये नॉर्मल रेंटल प्रॉपर्टी क्लासिफाई हो जाएगी, फिर उसमें आपको फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा भी हो रही है तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो एज सच तो डिफाइन नहीं है आपकी बुक्स में, लेकिन आप यही अज्यूम कर लो कि एट मिनिमम जो है वो 210 days के लिए अगर एक प्रॉपर्टी रेंट आउट हुई है तो वो फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग जो है वो क्लासिफाई हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। यस। चले, अब यहां पर आपकी बुक में 2 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देख लें, आपको बुक शो हो रही होगी पेज नंबर 119। तो देखिएगा, पहली तो मैंने आपको चलो बता दिया
कि द प्रॉपर्टी इज लेट फर्निश्ड, फर्निश्ड होनी चाहिए भाई। अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी वो क्या क्लासिफाई होगी, वो आपकी रेंटल प्रॉपर्टी क्लासिफाई हो जाएगी, ठीक है। द लेटिंग इज ऑन कमर्शियल बेसिस विद अ व्यू ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है, जो मैंने आपको बात ऊपर बता दी। ये बात भी बता दी कि 2-10 days के लिए एट मिनिमम जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे देखो। द अकोमोडेशन इज यूजुअली लेट फॉर एट लीस्ट 105 days अ ईयर, दैट इज एक्सक्लूडिंग अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑक्यूपेशन। अच्छा, इसको जरा समझिएगा। कहता है कि वेयर अ टैक्स पेयर ओन्स मोर देन वन प्रॉपर्टी, द 105 days टेस्ट इज सेटिस्फाइड इफ द एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच द प्रॉपर्टीज आर लेट इन द ईयर इज एट लीस्ट 105। देखो, बड़े सिंपल सी बात है। अगर एक प्रॉपर्टी है ना, तो एट मिनिमम 210 दिन तक रेंट आउट होनी चाहिए फर्निश्ड। लेकिन लेट्स से 3 या 4 प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर ऑन एवरेज यानी तमाम डेज को मिला के ऑन एवरेज कितना बनना चाहिए, 105 डेज बनने चाहिए। तो आप ये लिख दो, अपने पास पॉइंट लिख लो। इफ मोर देन वन प्रॉपर्टीज, देन ऑन एवरेज दे शुड बी लेट फॉर एट लीस्ट 105 days। दोबारा बोल रहा हूं, लिख लो कि इफ मोर देन वन प्रॉपर्टी, देन दे शुड बी लेट फॉर एट लीस्ट 105 days अ ईयर। ठीक है, सिंपल से याद रख लो। एक प्रॉपर्टी तो 210 दिन, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी तो ऑन एवरेज 105 दिन। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और बात याद रखो, लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन। लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन क्या होता है? लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन इज डिफाइंड एज अ पीरियड of more than 31 consecutive days when the property is let to the same person। अगर आप एक ही बंदे को 31 दिन से ज्यादा के टाइम पर रेंट कर रहे हो ना प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन कितने टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 155 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आप एक ही बंदे को कंसेक्टिवली 155 डेज से ज्यादा प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं कर सकते। 3 बातें हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, आपकी प्रॉपर्टी फर्निश्ड है और एट मिनिमम 2-10 days अगर रेंट आउट हो रही है, इट इज फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग। अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो ऑन एवरेज 105 डेज के लिए लेट आउट होनी चाहिए। नंबर 3, अगर लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन है, विच मींस कि एक ही बंदे को अगर आपने रेंट आउट की हुई है प्रॉपर्टी, तो वो 155 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल लाइन लिख लो, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन LTO, इट मस्ट नॉट एक्सीड 155 डेज। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन है तो फिर 155 दिन से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। ठीक है, यहां तक प्लीज आप अपने पास लिख लो। चल, आई होप सो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी कोई ना कैलकुलेशंस नहीं है। पहले कैलकुलेशन होती थी, जब मैंने पढ़ा था उस वक्त तो थी कैलकुलेशन, लेकिन लास्ट ईयर और से इन्होंने जो है वो कैलकुलेशंस निकाल दी हैं। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बड़ी ट्रिकी होती थी, वो स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करती होती थी। तो अभी के लिए आपने सिर्फ जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं बस वो याद रखो, 210 दिन, 105 दिन और 155 दिन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये बस थोड़ा सा हमने इसको पढ़ना है, समझना भी नहीं है, सिर्फ बस पढ़ना है कि देखो फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो तो उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है कि सबसे पहले द प्रॉफिट्स आर ट्रीटेड एज रेलिवेंट अर्निंग्स फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स रिलीफ फॉर पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन। ये पॉइंट अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसको रहने दो, सिर्फ बस पढ़ लो। ये पेंशन में मैं जाके आपको समझाऊंगा। आगे देखो, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट कॉस्ट, आर फुली डिडक्टेबल एज अ बिजनेस एक्सपेंस। यानी अगर आप कोई फाइनेंस कॉस्ट दे रहे हो, इस प्रॉपर्टी के लोन पर कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, वो पूरा का पूरा माइनस हो जाता होता है। कहां से माइनस होता है, कैसे माइनस होता है, दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न, बस याद रखो माइनस हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है हाँ, प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, उनकी कॉस्ट भी माइनस हो जाएगी, चाहे कैश बेसिस है चाहे एक्रूवल बेसिस है, आप डिडक्शंस माइनस कर सकते हो।
और इस पॉइंट को भी रहने दो, ये हम बात की बात में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल क्या याद रखो कि भाई आप अपने अगर कोई इंटरेस्ट दे रहे हो पूरा पूरा माइनस होता है, आप अपनी फर्नीचर की कॉस्ट वगैरह पूरी माइनस कर सकते हो, जबकि नॉर्मल रेंटल इनकम से फर्नीचर की कॉस्ट माइनस नहीं होती। नॉर्मल रेंटल इनकम पे इंटरेस्ट की सिर्फ 20% कॉस्ट डिडक्ट की जाती है। तो ये जरा फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स के फायदे होते हैं, ठीक है। यहां तक मुझे बताओ कि आपको ये बात समझ में आ गई है? जितना मैंने बताया उतना समझ में आया? जो नहीं बताया वो तो रहने दो, जितना बताया वो समझ में आया? यस ये सर। फॉलो। अच्छा चलो, अब हम छोटी छोटी दो बातें सिर्फ करते हैं और फिर हम इस चैप्टर को अपना वाइंड अप कर देंगे। और वो छोटी बात ये है कि देखो, हम एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और वहां पर हमेशा ही आपको प्रॉपर्टी इनकम, हमेशा प्रॉपर्टी इनकम नहीं आएगी, बल्कि कभी कभी आपको क्या, आपको प्रॉपर्टी लॉसेस से भी डील करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही है। तो एचएमआरसी ने प्रॉपर्टी लॉस से रिलेटेड क्या बातें बताई हैं? दो बातें हैं, सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लिखवाऊंगा, फिर आप इसको मैं आपको फिर समझाता हूं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि प्रॉपर्टी लॉसेस, या चलो इसको हम लिख लेते हैं रेंटल लॉसेस, जरा ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा, विल बी कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? आगे चले जाते हैं, अगले सालों में चले जाते हैं, ठीक है। कैरिड फॉरवर्ड, carried forward against 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 future year, ठीक है। तो आपके जो प्रॉपर्टी लॉसेस होंगे वो आपके अगले साल चले जाएंगे, यानी अगले साल की इनकम्स पे चले जाएंगे, बट विल ओनली बी, विल ओनली बी स्टेटेड अगेंस्ट रेंटल इनकम, फ्यूचर रेंटल इनकम, ठीक है। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2004 में आपको प्रॉपर्टी लॉस हुआ 5,000 का, ठीक है। और 2005 में आपको ट्रेडिंग इनकम से पैसे आए 10,000 रुपए। ओहो 5 सेकंड, 10,000 रुपए। एम्प्लॉयमेंट इनकम से पैसे आए 3,000 रुपए। और प्रॉपर्टी इनकम से पैसे आए 8,000 रुपए, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा है ना, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो लॉस है ये क्या हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगले साल कहां से माइनस होगा? इस 8,000 में से माइनस होगा। आप इसको ट्रेडिंग इनकम से भी माइनस नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस भी नहीं कर सकते। आप इसको कहां से माइनस करोगे? सिर्फ फ्यूचर रेंटल इनकम से, ठीक है। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। इस साल लॉस हो रहा है, उस लॉस पर कोई टैक्स भी नहीं होगा, उसको अगले साल ले जाओ, अगले साल की प्रॉपर्टी इनकम से उसको माइनस करवा दो। यही आपने सिंपल जो है वो एक पॉइंट प्रॉपर्टी लॉस में लिखना है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। चलें ठीक, ठीक है। तो देखें जी, रेंट रूम रिलीफ भी हमारा हो गया। और अच्छा वापस आते हैं, रेंट रूम रिलीफ के बाद लीज प्रीमियम भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा उसके बाद जो है लॉसेस की बात, हाँ प्रॉपर्टी बिजनेस लॉसेस की हम बात कर रहे हैं। चलो ये इलस्ट्रेशन देख लो, यहाँ पर ही मैं आपको समझा देता हूँ, मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। यहाँ पर इधर ही देख लेते हैं। आई होप सो आपको कैप्लन वाला पेज मेरा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हम इलस्ट्रेशन 5 इसमें देखते हैं। तो देखो वो कहता है कि शीला ओन्स 3 प्रॉपर्टीज दैट वर रेंटेड आउट, हर असेसिबल इनकम एंड अलाउएबल एक्सपेंसेस फॉर द 2 years टू April 25 वर। अच्छा पहली प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है? 1200। और 23-24 में और 24-25 में 800 है, ठीक है। और उसने आपको रेलिवेंट एक्सपेंसेस भी दे दिए हैं। सबसे पहले सीधा सीधा काम है, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है रेंटल इनकम में से अलाउएबल एक्सपेंसेस माइनस करो। उसने वैसा ही किया है। 23-24 में रेंटल इनकम में से अलाउएबल एक्सपेंसेस माइनस किए। तो देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये आपके आगे।
यहां तक आपको बात समझ में आई है? यहां तक तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, आई गेस, क्योंकि देखो सीधा सीधा रेंटल इनकम उठाई उसने और उसमें से अलाउेबल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो आपके रेलिवेंट इन प्रॉफिट या लॉसेस आ गए। यहां तक बात आपको समझ में आई है? जी। अच्छा चलो, अब देखो यहां पर क्या हुआ कि 650 का लॉस हुआ, 150 का भी लॉस हुआ, टोटल कितना लॉस हो गया? 600, 700 और 800। 800 का लॉस हो गया, ऐसा ही है। 800 के लॉस के बाद इसी साल प्रॉपर्टी इनकम भी मिली 350 की। 350 माइनस करो तो ये कितना बनेगा? 450 नेगेटिव। 450 का लॉस। इसका मतलब है, देखो यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये समझनी है कि अगर आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी पे लॉस हो रहा है, दूसरी पे बेनिफिट हो रहा है, तो वो काउंटर इफेक्ट हो जाएगा, नेट इफेक्ट उसका कैलकुलेट कर दो। हाँ, अगर कुछ बच जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखो दो बातें यहां पर आपने ध्यान में रखनी है। अगर एक ही साल में प्रॉपर्टी इनकम, ध्यान से सुनो, अगर एक ही साल में, या लिख भी लो कहीं अगर लिखना चाहते हो, कि एक ही साल में अगर प्रॉपर्टी इनकम भी हो रही है, प्रॉपर्टी लॉस भी हो रहा है, तो नेट इफेक्ट कैलकुलेट होगा, और अगर नेट लॉस आ रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब देखो अगले साल क्या हो रहा था, अगले साल आपको प्रॉफिट हो रहा था 550 का, पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, 550 में से 450 माइनस किए, तो इस साल की प्रॉपर्टी इनकम 550 की बजाय 100 पे फॉल कर गई। तो ऑटोमेटिकली याद रखो कि आपके जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, दे वर्क एज अ, और दे गिव टैक्स रिलीफ। ये बात मैं यहां लिख देता हूं, ये बात लिखो कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आर सोर्स ऑफ टैक्स रिलीफ। कि पहले जिधर आपको 550 पर टैक्स लगाना था, अब सिर्फ 100 रुपए पर टैक्स लगा रहे हो, तो जितना लॉस आप इस साल क्लेम कर लोगे, अपना सेट ऑफ कर दोगे, उतना ही आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम 4-5 चैप्टर्स करने के बाद इसका फुल एक इनकम कैलकुलेट, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे ना, जब फुल लेंथी वाली, तो वहां पर आपको ये बात मजीद अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे टैक्स रिलीफ जो है वो मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ इसको यहीं तक रखेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? यस। चलो जी। जी। तो यहां पर जो है आपका प्रॉपर्टी इनकम खत्म हो गया है। बस एक छोटी सी आखिरी बात सिर्फ जो है वो यहां पर आपने सुननी है। मैंने आपको सो फार क्या बताया है? मैंने आपको ये बताया है प्रॉपर्टी इनकम बाय डिफॉल्ट किस बेसिस पर कैलकुलेट होती है? कैश बेसिस पर कैलकुलेट होती है। क्या मतलब? कैश आया, डज नॉट मैटर कि कहां से आया, सिंपल बस कैश आया, ओके ऐड कर दो, कैश गया, सिंपल माइनस कर दो। आपको बहुत अच्छे से पता है कैश बेसिस, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपका ये स्पेसिफिक बंदा जो है, लैंडलॉर्ड जो है, वो एक्रूवल बेसिस पर अपनी प्रॉपर्टी इनकम को कैलकुलेट कर रहा है, तो फिर आपने एक्रूवल बेसिस को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आई होप सो आपको पता होगा कि एक्रूवल बेसिस का क्या मतलब है, कि आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस जिस पीरियड से रिलेट कर रहे हैं, उसी पीरियड में वो सेट ऑफ होंगे। डज नॉट मैटर कि आप को वो पैसे मिले हैं या नहीं। तो अगर आपकी एक्रूवल बेसिस आ रही है, ये बात सुन लो, कि अगर आपकी एक्रूवल बेसिस आ रही है तो फिर कौन सी इनकम या किस टाइम की इनकम? तो याद रखना, अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक की ही इनकम आपने इंक्लूड और एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना होगा। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी जनाब, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये जी सर। सर। चले मतलब अब। अगर अफाक भाई, जी 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 जी। अगर एक्रूअल बेसिस मेंशन होगा तो वही फिर जो हमारा। हाँ, अगर मेंशन हुआ, ये मेंशनड होगा, अगर नहीं मेंशनड हुआ तो आंखें बंद करके कैश बेसिस पे जाओ। ठीक है, ठीक। चलिए।